हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बीए पार्ट सेकेंड ईयर में आपका द्वितीय पत्र आहार विज्ञान एवं पोषण में अब तक की वीडियो में हमने आपको संतुलित आहार, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल, आहार नियोजन के बारे में आपको अध्ययन करा चुके हैं। आज का जो आपका अध्याय है शैशवावस्था में पोषण। इस शैशवावस्था कौन सी अवस्था होती है? जन्म के बाद की जो अवस्था होती है उस अवस्था में एक शिशु को, नवजात शिशु को किस तरह का पोषण देना चाहिए उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो शैशवावस्था में पोषण, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी। तो पहले तो ये समझो कि शैशवावस्था कौन सी अवस्था होती है। शैशवावस्था 0 से 12 वर्ष का हो या जन्म से 12 माह की आयु, यानी 1 वर्ष का जो शिशु होता है वो आपका शैशव शिशु कहलाता है, वो उसकी शैशवावस्था कहलाती है। जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, जन्म के समय अगर जो छोटा बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है, अगर इसका पोषण पूर्ण रूप से किया जाए तो उसके शरीर के बाहरी अंगों तथा आंतरिक अंगों का विकास पूर्ण रूप से हो सकता है तथा एक स्वस्थ एवं सुगठित बच्चे का विकास हो सकता है। तो जन्म से लेकर के 1 वर्ष की उम्र की अवस्था, 0 से 12 माह की अवस्था शैशवावस्था, इन्फेंसी अवस्था होती है। जो यह अवस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है, क्योंकि जिस तरह से भवन निर्माण के लिए नींव का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार बच्चे के संपूर्ण जीवन के विकास के लिए उसकी शैशवावस्था उसकी नींव की तरह होती है। जब गर्भाधान की प्रक्रिया होती है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो उसका पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। माँ को पौष्टिक आहार, संतुलित भोजन लेना चाहिए ताकि सुविकसित बच्चे का विकास हो सके। उसके जो आंतरिक अंग है, आंतरिक अंगों का विकास है, नर्वस सिस्टम है, हार्ट है, लिवर है, किडनी है, आमाशय है, रीढ़ की हड्डी है, उनका भी विकास पूर्ण रूप से हो सके ताकि बच्चा अपने भावी जीवन में एक देश के लिए नई आधारशिला बन सके। अतः हम कह सकते हैं शैशवावस्था में जो वृद्धि विकास होती है, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट, जो शैशवावस्था में वृद्धि विकास होती है पूरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि जो बच्चे का वृद्धि विकास है माँ के गर्भाधान से प्रारंभ हो जाता है। वृद्धि एक सीमित आयु तक चलती है, लेकिन विकास उसका गर्भाधान से लेकर के उसका मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। अतः हम कह सकते हैं वृद्धि निश्चित समय तक होती है, 20, 22, 30 साल तक, लेकिन जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसके जो लक्षण होते हैं विनाशात्मक तक भी हो सकते हैं। इसमें कई प्रकार के रचनात्मक तथा कई प्रकार के विनाशात्मक परिवर्तन होते हैं। जो वृद्धि होती है उसमें रचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जो विकास होता है बच्चे का उसमें रचनात्मक के साथ साथ विनाशात्मक परिवर्तन भी होते हैं। जिस तरह से जब बच्चा जन्म लेता है माँ की गर्भ से 9 महीने बाद या 280 दिन बाद, तो उसकी जो पहली अवस्था होती है शैशवावस्था के बाद उसकी बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था के बाद उसकी जो आयु आती है वो होती है उसकी वृद्धावस्था। जो वृद्धावस्था होती है जीवन का सबसे आखिरी पड़ाव होता है। इस तरह से बच्चे का क्रम चलता रहता है। लेकिन शैशवावस्था में बच्चे का जो पोषण है किस तरह का होना चाहिए, किन किन पोषक तत्वों को उसके आहार में शामिल करना चाहिए। तो विकास संबंधी जो आवश्यकता होती है शैशवावस्था में बालकों की अस्थियां, पेशियां, पाचन अंगों, हृदय, अन्य अंगों के विकास एवं वृद्धि निर्धारित हो जाती है, जिस पर उसका संपूर्ण जीवन आधारित होता है। जो बच्चे का इस अवस्था में जो विकास हो जाता है उसी से उसका संपूर्ण जीवन आधारित होता है। जन्म से 3 माह की अवस्था में एक शिशु में 6 से 8 ओस की वृद्धि होती है, यानी जब 3 माह का शिशु होता है जन्म के बाद उसमें 6 से 8 ओस का वजन होता है। अतः हम कह सकते हैं 6 माह का स्वस्थ शिशु अपने जीवन काल के वजन में दुगना वजन प्राप्त कर लेता है। नवजात शिशु के शरीर में जल का अनुपात व मात्रा भी अपेक्षाकृत होती है।
जब आपको खनिज लवण के बारे में बताया था तो उसमें बताया गया था जो शैशवावस्था यानी जब बचपन होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें पानी की मात्रा, उनके शरीर में पानी की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा शैशवावस्था में न केवल बाहरी अंगों में वृद्धि होती है बल्कि आंतरिक अंगों में भी वृद्धि होती है। पाचन संस्थान है, कंकाल संस्थान है, पेशी संस्थान है, उत्सर्जी संस्थान है, रक्त परिसंचरण है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है। प्रारंभ में शिशु केवल शर्करा, प्रोटीन आवश्यक है। जो छोटा बच्चा होता है शुरुआती दिनों में अपने पोषण के रूप में सरल शर्करा है, सरल वसा है, सरल प्रोटीन है, बसीय अम्लों को ही पचा पाता है। कह सकते हैं जो छोटा बच्चा होता है सिर्फ माँ के दूध को ही पचा सकता है, क्योंकि वह दूध उसके लिए एक सुपाच्य एवं लाभकारी माना जाता है, क्योंकि उस समय उसका शरीर काफ़ी नाजुक एवं कोमल होता है। उसकी जो आंतरिक पाचन अंग होते हैं काफ़ी कोमल एवं उनकी जो कुछ सेल्स होती हैं काफ़ी नाजुक होती हैं, इसलिए वो माँ के दूध को ही पचा पाता है। अतः हम कह सकते हैं उसका पाचन अंग अत्यंत ही अपरिपक्व दशा में होता है, वह केवल दूध को ही पचा पाता है। इसलिए माता का दूध शिशु के लिए एक अमृत के समान माना जाता है, बच्चे के लिए ईश्वरीय वरदान माना जाता है। परंतु शिशु को केवल अब 6 महीने का शिशु हो गया, आप उसको दूध ही दूध पिला रहे हो, लेकिन उसे दूध के साथ साथ कई प्रकार के पूरक आहार भी भोजन के साथ देना चाहिए, जिससे बच्चे में संतोषजनक विकास के साथ साथ उसमें कई प्रकार के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक परिवर्तन होते हैं, जिससे एक संपूर्ण शरीर यानी संपूर्ण बालक का विकास होता है। जो बालक स्वस्थ होता है उसमें कौन कौन से गुण होते हैं? शिशु में वजन में निरंतर वृद्धि। जब शिशु स्वस्थ होता है तो उसके वजन में निरंतर वृद्धि होती जाती है। लंबाई में वृद्धि, संतोषजनक मल विसर्जन, गहरी निद्रा, शिशु हमेशा प्रसन्नचित्त आनंदित रहता है। चंचल जो त्वचा होती है चिकनी कांति युक्त होती है, मांसपेशियां सख्त एवं स्वस्थ होती हैं तथा 6 माह तक शिशु के दांत निकलने लगते हैं। 11 वर्ष का होते होते से उसके 6 से 12 दांत निकलने लगते हैं। 8 या 9 माह का शिशु बैठने के साथ साथ 12 माह में यानी 1 वर्ष की अवस्था में शिशु चलने फिरने लगता है। तो ये स्वस्थ बालक के लक्षण होते हैं। अब आता है शैशवावस्था में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता। तो शैशवावस्था होती है, इन्फेंसी स्टेज होती है, उस अवस्था में कौन कौन से पौष्टिक तत्व होते हैं जिन्हें शिशु के लिए आवश्यकता होती है? कैलोरी है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है। इनके बारे में हम आपको वीडियो में विस्तृत रूप से बता चुके हैं। ये तो बच्चों के साथ साथ सभी के लिए आवश्यक पौष्टिक तत्व माने जाते हैं। जो कैलोरी होता है, शैशवावस्था में शिशु की कैलोरी मांग शारीरिक वजन पर निर्भर करती है, यानी जैसा उसका शरीर होता है उसी प्रकार उसे कैलोरी दी जाती है। वजन में अंतर के अनुसार कैलोरी मांग में भी अंतर होता है। एक क्लीमेंटिस वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1949 में शिशुओं के लिए दैनिक कैलोरी मांग की गणना की, जिसे आहारीय उपापचय के आधार पर एक शारीरिक क्रियाशीलता वृद्धि के आधार पर कैलोरी मांग की पूर्ति की गई थी। अतः हम कह सकते हैं आवश्यक ऊर्जा पूर्ति के लिए शिशु में बढ़वार के लिए आवश्यक रूप से हमें कैलोरी की मात्रा देनी चाहिए। अब आता है आपका प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है हमारे शरीर में निर्माणात्मक कार्य के साथ साथ कई प्रकार के क्रियात्मक कार्य भी करता है। जो प्रोटीन होता है उसे एक आधारशिला का नाम दिया गया है। और प्रोटीन होते हैं एक कंप्लीट फूड यानी पूरक आहार के रूप में माने जाते हैं। जो दूध होता है पूरक आहार की श्रेणी में रखा गया है। तो प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से होते हैं? दूध है, मछली है, अंडा है, सोयाबीन है। इन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करना चाहिए। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है उसकी बढ़वार बढ़ती जाती है, उसमें प्रोटीन की मात्रा धीरे धीरे कम मात्रा में सही अनुपात में देना चाहिए ताकि बच्चे का विकास पूर्ण रूप से बढ़ सके तथा उसका वृद्धि विकास के साथ साथ कई प्रकार के जो परिवर्तन हैं शरीर में होते रहने चाहिए। जो बाल है, नाखून है, वो भी प्रोटीन के बने हुए होते हैं, जिससे जो हमारे बाल नाखून है ये भी स्वस्थ बने रहते हैं। शैशवावस्था में न केवल शारीरिक वृद्धि होती है बल्कि मानसिक विकास भी तेजी गति से होता है तथा
जो शरीर की टूट फूट की मरम्मत है, ये हमारे प्रोटीन पर ही निर्भर होती है, क्योंकि जो मांसपेशियां हैं, रक्त है, इनमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो हमारे शरीर के लिए शैशवावस्था में शैशव शिशु के लिए आवश्यक मानी जाती है। अब आता है आपका कार्बोहाइड्रेट। नवजात शिशु का जो पाचन अंग होता है काफ़ी अपरिपक्व होता है, वो सरल शर्करा को ही पचा पाता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इसके मुख्य तत्व माने जाते हैं। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट स्रोत होते हैं, ये आपके दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, वो भी आपके कार्बोहाइड्रेट का ही उदाहरण माना जाता है। अतः हम कह सकते हैं जो दूध है, दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। लैक्टोज शर्करा दूध होता है, उसमें कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है। जो कैल्शियम फास्फोरस होता है हड्डियों की मजबूती के लिए माना जाता है। इससे हड्डियों के साथ साथ दांतों की मजबूती इस कैल्शियम फास्फोरस के द्वारा ही मिलती है। साथ ही आंतों में जो लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं उनको भी उत्पन्न करता है। जो गाय का दूध होता है बच्चों के लिए आहार के रूप में अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें जो शर्करा की मात्रा होती है कम पाई जाती है, यानी सरल शर्करा पाई जाती है, जो बच्चे के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होती है। इसमें चीनी शर्करा विद्यमान रहता है, जो सस्ते दामों में उपलब्ध होता है, जैसे डेक्सट्रोज है, माल्टोडेक्सट्रिन है, इनवर्ट शुगर सिरप है, ये इसमें पाए जाते हैं। अब आता है आपका वसा। वसा शरीर को ऊर्जा एवं ऊष्मा प्रदान करती है, यानी फैट्स, जो चिकनाई पदार्थ होते हैं वो वसा की श्रेणी में आते हैं। तो वसा शिशु के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। वसा के द्वारा आवश्यक वसीय अम्लों, वसा में घुलनशील विटामिन, जो विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं ए, डी, ई के जो वसा में घुलनशील होते हैं, वे विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं वो आपके विटामिन बी और विटामिन सी। तो ये विटामिनों का जो वसा होते हैं इन्हें भी बच्चे के पूरक आहार में जोड़ना चाहिए। अब आता है आपका विटामिन। जो विटामिन होते हैं ये आपके सुरक्षात्मक तत्व होते हैं, जो शरीर के रोगों से रक्षा करने के साथ साथ शरीर को एक प्रतिरक्षी क्षमता का विकास विटामिनों के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। दूध में आयोडीन नहीं मिलता है, लेकिन आयोडीन की पूर्ति पूरक आहार के द्वारा की जानी चाहिए। इसी प्रकार आपका खनिज लवण है, मिनरल साल्ट, ये सभी आवश्यक होते हैं छोटे बच्चे के लिए, शैशव शिशु के लिए। इसी प्रकार खनिज लवण भी काफ़ी आवश्यक होते हैं। खनिज लवण आपके आयोडीन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, ये सभी खनिज लवण की श्रेणी में आते हैं। तो बच्चे को एक उचित मात्रा में खनिज लवणों का भी सेवन करना चाहिए, वो एक संतुलित आहार के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। जो शिशु होता है, शिशु के पोषण के लिए तरल पदार्थ हैं, अर्ध तरल पदार्थ हैं, ठोस पदार्थ हैं, इनका भी उनके भोजन में समावेश होना चाहिए। तो तरल पदार्थ में कौन कौन से आहार आता है, शिशु को जो आहार होता है तरल पदार्थ में क्या आता है, जैसे माता का दूध है, जानवर का दूध है, जैसे आपका गाय भैंस बकरी का, फलों का रस है, दाल का सूप है, टमाटर का सूप है, कॉड लिवर है, सब्जियों का सूप है, चावल का पानी यानी माड़ होता है। तो ये शिशु के आहार के लिए काफ़ी पौष्टिक माने जाते हैं, जो आपके तरल में आते हैं। जो अर्ध तरल होते हैं जैसे खिचड़ी है, दलिया है, सूजी, पतली खीर है, उबली हुई दाल है, उबली सब्जियां हैं, चावल के आटे की खीर है, ये आपके अर्ध तरल में आती हैं, जो शिशु के आहार के लिए काफ़ी आवश्यक मानी जाती हैं। कुछ मसले हुए होते हैं जैसे केला है, आम सेक है, दाल चावल, इनको भी हम बच्चे को खिला सकते हैं। तो नवजात शिशु का जो आहार होता है माता का दूध ही माना जाता है। माता का दूध शिशु के लिए एक अमृत के समान माना जाता है। तो उसमें कौन कौन से गुण होते हैं जो माँ के लिए अमृत के समान माने जाते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ का जो प्रथम दूध आता है उसे कहते हैं कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम यानी फीस, ये हल्के पीले रंग का होता है। इस दूध में काफ़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन पाए जाते हैं, जो बच्चे में प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए काफ़ी आवश्यक माना जाता है। इसलिए जो प्रथम दूध होता है बच्चे को अवश्य पिलाना चाहिए, क्योंकि इसी दूध के द्वारा बच्चे की शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो सकता है। स्तनपान से शिशु में सुरक्षा का भाव होता है। जो माता का दूध होता है इसमें
जीवाणु, कीटाणुओं, विषाणुओं, रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता होती है, यानी ये रोगाणु रहित होता है तथा इससे बच्चा स्वस्थ एवं काफ़ी तंदुरुस्त एवं हष्टपुष्ट होता है। तो माता का दूध सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है? क्योंकि ये ईश्वरीय वरदान है, ये हमेशा सदैव उपलब्ध होता है। इम्यूनोग्लोबिन्स पाए जाते हैं, लाइसोजाइम्स पाए जाते हैं, लैक्टोफेरिन पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस लिपिडस फैक्टर पाया जाता है, स्टोफाइलोकोकस अवरोधक कारक होते हैं वो भी माता के दूध में पाए जाते हैं, लिम्फाइड कोशिकाएं होती हैं वो भी माता के दूध में पाई जाती हैं। जो विटामिन सी, लोहा पाया जाता है, असंतृप्त वसी अम्ल पाए जाते हैं, प्रोटीन से नरम मुलायम दही का निर्माण होता है। इसलिए माता का दूध बच्चे के लिए काफ़ी लाभकारी एवं हितकारी माना गया है। यह आपके शैशवावस्था में पोषण किस तरह का होता है उसके बारे में आपका यह अध्याय है। शैशवावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता, इन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है।